स्टार्ट कर रहे हैं एक बार के लिए। चैप्टर का नाम क्या है साहब? कॉस्ट चैप्टर है, ठीक है। अपन इसके पहले प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा था। अगर किसी का प्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं किया हुआ है तो उसको प्लीज देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि प्रोडक्शन और कॉस्ट में काफी अच्छा रिलेशनशिप है, ठीक है। और उसको हम लोग साथ में पढ़ते हैं हमेशा। सर प्रोडक्शन चैप्टर का अगर हम लोग बात करें तो उसमें हम लोग क्या चाहते थे कि प्रोडक्शन जो है यूनिट्स में ज्यादा हो या कम हो। हमेशा हम लोग प्रोडक्शन क्या चाहेंगे? प्रोडक्शन ज्यादा हो या कम हो? ज्यादा प्रोडक्शन हो, सही बात है ना। अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूं तो मैं हमेशा क्या चाहूंगा कि प्रोडक्शन क्या हो? ज्यादा हो, सही बात है बिल्कुल। यहाँ पे ऑन दी अदर हैंड कॉस्ट क्या होना चाहिए आपके केस में? कम होना चाहिए, ठीक है। कॉस्ट क्या होना चाहिए आपका? कम होना चाहिए, राइट, सही बात है। और कॉस्ट को हम लोग इंडिकेट किससे करेंगे? यूनिट से या रुपी से? रुपी से, ठीक है। आप पहले एक आउटलाइन समझ लो कि कॉस्ट में हम लोग क्या क्या चीज पढ़ने वाले, आपस में बात नहीं, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उससे आपके लिए चैप्टर जो है उसको समराइज करना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अगर कल वाली क्लास याद है आपको, ठीक है, तो अपन ने 3 चीज उसमें पढ़ा था। याद है कि आप लोगों को? कौन सा किसी को याद है? टोटल था, एवरेज था, पार्टिसिपेट करो, एंड मार्जिनल था, राइट। और याद है ना, मैंने आपको टोटल कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन पढ़ाया था, मार्जिनल प्रोडक्शन पढ़ाया था, और एवरेज, उनके बीच में आपस में रिश्ता पढ़ाया था, राइट है, आप लोगों को याद है? ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आएगा आपका? टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है? सर जो इंडिविजुअल कॉस्ट है उसको अगर मैंने जोड़ दिया तो मुझे क्या मिलेगा? टोटल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होगा? हमारा पार्टी वाला एग्जांपल, अपन 20 जन था, 20,000 रुपए का अपना बिल आया था। अपना कॉस्ट कितना था? बिल आया था 20,000 रुपए का, और अपना जन कितना था? 20 जन। तो पर पर्सन कितना आता है? 1,000 रुपया। वो क्या है? एवरेज में अपना कॉस्ट लग रहा है। समझ में आया? चलेगा बिल्कुल। यहाँ पे तो वो हो गया आपका एवरेज कॉस्ट। वो अपन कैसे निकालते हैं? सर टोटल कॉस्ट कितना है डिवाइडेड बाय क्या? क्वांटिटी, ठीक है। ये अपन ने लास्ट क्लास में कर लिया था, क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स व्हाट? यूनिट्स, ठीक है। सिमिलरली मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या था? मार्जिनल का मतलब क्या था? एडिशनल या फिर एक्स्ट्रा, एडिशनल या फिर एक्स्ट्रा, ठीक है। कि भैया मेरा एक मशीन का कॉस्ट 1 लाख रुपया है, 2 मशीन का कॉस्ट 3 लाख रुपया है। मेरा एक मशीन का कॉस्ट कितना है? 1 लाख रुपया, और 2 मशीन का कॉस्ट कितना है? 3 लाख रुपया। तो मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लगा है आप बताइए? 2 लाख रुपया, सही बात है। इस एडिशनल कॉस्ट को अपन क्या बोलते हैं? मार्जिन, ठीक है। अगर किसी को एवरेज, मार्जिनल और टोटल में डिफिकल्ट है, कल वाला क्लास का जो प्रोडक्शन वाला पार्ट है उसको शुरू में देख लेना, उस पार्ट में प्रॉपर्ली कवर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस पार्ट को अगर मैंने वापस रिपीट किया तो आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा, बाकी लोगों का, ठीक है। तो आप लोगों को हाईली इंसिस्ट करता है, किसी का अगर नहीं हुआ है शुरू का पार्ट देख लेना। वो हार्डली 20 मिनट्स का डिस्कशन होगा, 15 मिनट्स का डिस्कशन होगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि उसके बिना आगे अपन बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि रेवेन्यू में भी ये वाला पार्ट है वापस से, तो आप लोग बढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। फिलहाल के लिए समझ में, टोटल मतलब क्या? सम टोटल ऑफ एवरीथिंग। एवरेज क्या? मोटा मोटी ऑन एन एवरेज कितना पड़ता है। और मार्जिनल का मतलब क्या? एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल, कि उसके होने की वजह से कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है। तो आप मुझे बताइए, क्या मार्जिनल और टोटल के बीच में रिश्ता है क्या? क्या मार्जिनल और टोटल के बीच में रिश्ता है क्या? हाँ सर, क्या है भाई साहब रिश्ता? वेरी गुड। समेशन ऑफ मार्जिनल विल गिव मी व्हाट? सही बात है बिल्कुल। यहाँ पे क्योंकि मार्जिनल का मतलब क्या था? एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल। अगर मैंने सारे के सारे एक्स्ट्रा को ऐड कर दिया तो मुझे अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा? टोटल मिलेगा या नहीं मिलेगा? सही बात है या नहीं है? समेशन ऑफ मार्जिनल विल गिव मी व्हाट? टोटल। समझ में आया? आर यू ऑलमोस्ट क्लियर विद द कॉन्सेप्ट टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल? कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सर ये आपने क्यों बताया सर? अभी सब आएगा, बता रहा हूँ, ठीक है। सर आपने ये क्यों बताया? आपको अचानक से वापस से टोटल, एवरेज और मार्जिनल क्यों लेकर आया? ठीक है, क्योंकि जब हम लोग कॉस्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो पहला प्रिमिटिव डिस्कशन होगा केवल किसके ऊपर? टोटल्स के ऊपर, टोटल्स के ऊपर। टोटल कॉस्ट मत पढ़ो, किसके ऊपर? टोटल्स के ऊपर। दूसरा डिस्कशन करेंगे किसके ऊपर? एवरेज के ऊपर। तीसरा किसके ऊपर डिस्कस करेंगे? मार्जिनल के ऊपर, ठीक है। टोटल्स का आपस का इंटर रिलेशनशिप, ठीक है, और इनका आपस का रिलेशनशिप, चैप्टर खत्म। समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल। मतलब पहला ब्रॉड कैटेगरी है टोटल्स, दूसरा क्या होगा? एवरेज, रिश्ते आपस में, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपका? मार्जिनल, तो इनके सबके आपस में रिश्ते। समझ में आया? चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आपको चैप्टर रिवाइज करने से पहले ये शुड नो ना कि आपका ब्रॉड आउटलाइन क्या है जो आपको पढ़ना है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? मोटा मोटी ग्रिप में है बात। तो पहला डिस्कशन किसके ऊपर होगा साहब? टोटल्स के ऊपर, ठीक है। उसके पहले मेरे को जानने का है, ठीक है, सबसे पहले बेसिक पार्ट, सर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक प्रोड्यूसर को सर प्राइस लगाना और कॉस्ट में कुछ फर्क होता है क्या? सर क्या डिफरेंस होता है? कॉस्ट और प्राइस में क्या डिफरेंस है? कॉस्ट क्या हो गया? जो मेरा, अगर एग्जांपल मैं इसको प्रोड्यूस कर रहा हूं,
तो मेरा इसको बनाने का जो भी कॉस्ट खर्चा लगा उसको मैं क्या बोलूंगा, द कॉस्ट इनकर्ड। और इसको मैं जिस प्राइस में बेच रहा हूं उसको क्या बोलेंगे अपन, सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट और प्राइस में डिफरेंस होता है क्या, हाँ सर। जिस प्राइस में ये बनता है उसको क्या बोलते हैं अपन, कॉस्ट। जिस सामान में बिकता है, मार्केट प्राइस। ठीक है, तो अभी क्या बात कर रहे हैं अपन, कॉस्ट के बारे में। सर तो कॉस्ट क्या होगा, इट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर। क्या बोला मैंने, इट इज द एक्सपेंडिचर। सबसे ए पॉइंट क्या लिखेंगे अपन, कॉस्ट के बारे में। कॉपी लाए हो ना सबके सभी। सबसे पहले अपन कॉस्ट का डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉस्ट। ठीक है, आइए। ठीक है, नंबर 1 में क्या लिखा अपन ने, कॉस्ट। देखो गरीबों को देखो, पेन लाने का भी नहीं है। वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, कॉस्ट में मुझे बताइए क्या होता है, इट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर। कर दे, ठीक है। सर ये तो आता ही है, ये क्यों लिखवाया आपने, और ऐसे भी कौन सा कॉस्ट पूछने वाला है लोग। ठीक है, 2 रीजन से पूछवाया आपको। ठीक है, बिकॉज ये लो, ठीक है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। ठीक है, बट जो कॉस्ट लगता है ना, जो ये प्रोड्यूसर को कॉस्ट लगता है ना, वो भी 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक बात गाता हमको बोले तो पहले, ठीक है, फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिवीजन में बताइए सबसे पहले क्या है आपका, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। दूसरा क्या है आपका, इम्प्लिसिट। सुनिएगा ध्यान से एकदम। ठीक है, मैंने 2 कॉस्ट का नाम बताया आपको। मैंने क्या बोला, कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर। वो एक्सप्लिसिट भी हो सकता है और साथ में इम्प्लिसिट भी हो सकता है। ठीक है, चलेगा। सर ये एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है, हमको पता नहीं है। सर वो कॉस्ट, ठीक है, जो कि एपरेंटली आपको दिखता है, जो आपको लगता है कि लग तो रही है। एग्जाम्पल, सैलरी लगता है क्या पेमेंट अपने को, डेप्रिसिएशन लगता है क्या, डेप्रिसिएशन भी तो लगता है ना, खर्चा लगता है ना। ठीक है, और रेंट लगता है क्या, कमीशन वगैरह पे करते तो लगता है क्या, हाँ सर। यानी कि जितने कॉस्ट जो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, जो आपने अकाउंट्स पढ़ा है ना, अकाउंट्स पढ़ा है ना, उसमें ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट पढ़ा है ना, उसमें जो खर्चा आपने डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया है, सभी के सभी खर्चों को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जो एक्सप्लिसिटली लग रहा है, एपरेंटली लग रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। समझ में आया। तो पहला सवाल जिसके ऊपर आ सकता है आपका, वो क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ देखो, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट। नीचे देखो एक और वर्ड हाईलाइट किया, देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर। ठीक है, समझ में आया आपको। मैंने क्या बोला भैया, जो खर्चा मार्केट में मेरा लग गया है इनपुट्स को परचेज करने के लिए, जो मेरा एक्चुअल मनी एक्सपेंस है, उसको मैं क्या बोलता हूं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इसको हम लोग प्यार से ये भी हो सकता है, दोस एक्सपेंसेस व्हिच आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज आल्सो नोन एज व्हाट, एक्सप्लिसिट। आपको अगर सवाल पूछा भी, 3 मार्क का सवाल से ज्यादा तो पूछेगा नहीं, 3 पॉइंट आपको आ गया। पहला पॉइंट क्या लिखोगे आप लोग, सबसे पहले, सर जो प्रोड्यूसर इनपुट्स को परचेज करने के लिए मार्केट्स में खर्चा करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। नंबर 2 क्या बोला मैंने, जो रियल एक्सपेंसेस, एक्चुअल मनी, पैसा जा रहा है भाई, एक्चुअल मनी एक्सपेंसेस इज नोन एज व्हाट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। नंबर 3, जो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट को एक और नाम कहते हैं, वो क्या है आपका, अकाउंटिंग कॉस्ट। समझ में आया आपको। आइए, तो एक्सप्लिसिट के बारे में क्या लिखेंगे अपन, स्लैश क्या लिखेंगे, अकाउंटिंग कॉस्ट। ठीक है, क्या है, स्लैश क्या लिखेंगे, अकाउंटिंग कॉस्ट। इसमें मैंने 3 पॉइंट समझा था। 3 पॉइंट क्या क्या है भाई, सबसे पहले क्या बताया, अब बताओ था क्या पढ़ा था, 3 पॉइंट। सबसे पहले क्या बोला, जो प्रोड्यूसर इनपुट्स को परचेज करने के लिए फ्रॉम द मार्केट्स एक्सपेंडिचर करता है। ठीक है, समझ में आ जाएगा ना इतना से। ठीक है, आपको फॉर्मल वाला नोट चाहिए तो बता दीजिएगा मेरे को, ठीक है ना, चलेगा। तो प्रोड्यूसर को जो इनपुट्स खरीदने के लिए मार्केट से जो खर्चा होता है आपका, देखो क्या लिखा, परचेज ऑफ इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, या फिर नंबर 2 मैंने क्या लिखाया था आप लोगों को, द एक्चुअल मनी एक्सपेंस, या फिर वो एक्सपेंस जो कि हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, बीओए लिख दिया हम, बीओए स्टैंड्स फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। चलेगा बिल्कुल, यहां तक कोई दिक्कत कोई तकलीफ, दिमाग में सेट हो रहा है। तो मैंने बोला टोटल से एवरेज मार्जिनल। ठीक है, उसके पहले मेरे को ये जानना था कि कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट क्या होता है, जो प्रोड्यूसर खर्चा इनकर करता है। 2 टाइप का होता है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब अकाउंटिंग कॉस्ट, जो कि एक्चुअली में मनी एक्सपेंडिचर होता। क्लियर है बिल्कुल यहां तक, पक्की बात, कोई भी दिक्कत कोई भी डिफिकल्टी, चलेगा, चले एकदम यहां तक। नेक्स्ट नंबर 2, नंबर 2 इज नोन एज इम्प्लिसिट। सर इम्प्लिसिट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका दूसरा नाम किसी को याद है क्या, इट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो सीधा सा बात है, देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, आप एक घर पे रह रहे हो, ठीक है, खुद के घर पे रह रहे हो, खुद का घर को आपने परचेज कर लिया, होता ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ठीक है, आपने रेंट में, आप रेंट नहीं पे कर रहे हो, आपका खुद का घर है, ठीक है, क्या उसमें आप रेंट पे करते हो, क्योंकि आप उस घर पे खुद रह रहे हो,
तो क्या आप उससे कुछ भी रेंट कमा रहे हो क्या? सोचो, अगर उस घर पे मैं खुद नहीं रहता तो मैं क्या करता, उसको रेंट में डाल देता। सीधी बात है, रेंट में डाल देता और क्या कमाता? रेंट कमाता। तो आप मुझे बताइए, डोंट यू थिंक जस्ट बिकॉज आई एम यूजिंग माई प्रॉपर्टी फॉर माई सेल्फ, मैं एक अपॉर्चुनिटी लूज कर रहा हूं? क्या उसमें भी खर्चा हो रहा है? नहीं हो रहा है? हो तो रहा है। अगर मैं अपना गाड़ी को पर्सनल पर्पज के लिए यूज नहीं करता तो मैं उसको भाड़े में डाल देता, मैं उससे क्या कमा लेता? ठीक है, मैं उसमें से क्या भी कमा लेता, जो भी इनकम है वो कमा लेता, आपका उबर के फॉर्म में कमा लेता इनकम। ठीक है, तो ये भी मैं लूज कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं? ठीक है, मैं अगर यहाँ पे पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, तो मैं अपना सीए काम छोड़ रहा हूं, उसमें मैं रुपया कमाता या नहीं कमाता? सही बात है ना? तो डोंट यू थिंक कि एक चीज करने की वजह से मैं एक नेक्स्ट बेस्ट चीज है जो कि लूज आउट कर रहा हूं? ठीक है, उसमें भी कॉस्ट इन्वॉल्व होता है या नहीं होता है? उस कॉस्ट को अपन क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, इसका दूसरा नाम मैंने क्या बोला था? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, किसी को याद है क्या? इट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर। ये आपका चैप्टर नंबर 1 में भी दिया हुआ था, याद है आपको? कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट। मैं अगर गाड़ी में को खुद यूज नहीं करता तो नेक्स्ट बेस्ट क्या करता? उसको भाड़े में डाल देता। घर में अगर खुद नहीं रहता तो नेक्स्ट क्या करता? आपका रेंट में डाल देता उसको, बराबर? ठीक है, तो मैं नेक्स्ट बेस्ट जो भी कॉस्ट को लूज कर रहा हूं, फॉर गॉन मतलब अवॉइड कर रहा हूं, लूज कर रहा हूं, उसको अपन क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं रीड भी कराऊंगा फॉर्मल डेफिनेशन को आपको। मतलब समझ में क्या है? जब हम अकाउंट्स में बुक्स को बनाते हैं, ठीक है, तो हमारे दिमाग में केवल एक ही कॉस्ट होता है, जो कि क्या होता है? एक्चुअल एक्सपेंसेस। बट जब हम लोग इकोनॉमिक कॉस्ट निकालेंगे, जो हम लोग यहाँ पे कॉस्ट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज व्हाट? इकोनॉमिक कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट। टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक कॉस्ट, एंड इकोनॉमिक कॉस्ट हैज टू एलिमेंट्स। व्हाट आर दोस? एक्सप्लिसिट कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट, एंड इम्प्लिसिट या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक बार देखो डेफिनेशन रीड करेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे इम्प्लिसिट में। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑन द यूज ऑफ व्हाट? सेल्फ ऑक्यूपाइड इनपुट्स। अपने एग्जांपल में मैंने क्या दिया था आपको? घर खुद का गाड़ी, उसमें जो खर्चा आपने लूज आउट किया है उसको अपन क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट कॉस्ट। दे आल्सो नोन एज इम्प्लिसिट कॉस्ट बिकॉज प्रोड्यूसर्स डू नॉट मेक पेमेंट टू द अदर्स फॉर देम। एग्जांपल, एस्टिमेटेड रेंट ऑन द एंटरप्रेन्योर्स ओन बिल्डिंग, एस्टिमेटेड इंटरेस्ट ऑन एंटरप्रेन्योर्स ओन कैपिटल। सोचो अगर मेरे पास पैसा है हाथ में, मैंने क्या किया? मैंने कोई अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, मुझे अभी तक कुछ मिला नहीं है उसमें। अगर वो पैसा मैं अपने बिजनेस में नहीं लगाता तो मैं बैंक में डाल देता, बैंक में मुझे क्या मिलता? इंटरेस्ट मिलता। तो वो भी मैं लूज कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? वो भी एक कॉस्ट इन्वॉल्व है या नहीं है? उसको अपन क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी या फिर इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, तो एक बार यहाँ पे लिख लो आप लोग, इम्प्लिसिट वाले पार्ट में भी यहाँ पे स्टार मार्क करके क्या लिखोगे? ये पहला वाला पॉइंट लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, क्या लिखोगे आप लोग? एक्सपेंडिचर ऑन व्हाट? एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन सेल्फ ओन्ड इनपुट्स या फिर यूनिट्स। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को कोई भी डाउट यहाँ तक? ठीक है, आपके एग्जाम के लिए 2 मार्क का सवाल बन सकता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, मार्क कर लीजिएगा अपने हिसाब से। जहां जहां लैंग्वेज पॉलिशिंग बोलूंगा, जैसे कॉस्ट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बट उनके बिना हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते थे। ठीक है, बट इम्प्लिसिट कॉस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों के बीच में डिफरेंस जो भी है उसके ऊपर 2 मार्क का सवाल आपका बन सकता है। तो मार्क कर लीजिएगा आप लोग 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का। ठीक है, वहां पे सवाल बन सकता है आपका। ठीक है, चलेगा? या फिर 1 मार्क का सिर्फ इम्प्लिसिट कॉस्ट पूछ लिया आपको, इट कैन कम। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, डन। तो कॉस्ट का बेसिक वाला पार्ट अपना खत्म हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट अपना खत्म हो गया, पहला पन्ना इज ओवर। दूसरा पन्ना किसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग भाई? ठीक है, टोटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अच्छा सुनो ना, याद है ना प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कल अपन ने? ऑफिस साथ में क्या पढ़ा था? प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था अपन ने, बराबर? तो यहाँ पे भी अपन क्या पढ़ेंगे? कॉस्ट फंक्शन। सर ये कॉस्ट में और कॉस्ट फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, याद है क्या किसी को? सर मैं जो वर्बली बोला आपको कि जो खर्चा इन्वॉल्व हो गया उसको मैं क्या बोलूंगा? कॉस्ट। और वही अगर मैथमेटिकली मैंने आपको बोला तो वो क्या होगा? कॉस्ट फंक्शन। और मैथमेटिकली कैसे बोलेंगे? सर सी इक्वल टू, उस वाले केस में था ओ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ आई। एफ ऑफ आई था ना आपका, यानी कि ओ एक्स मतलब आउटपुट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ऑल द इनपुट्स। क्योंकि प्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या था? इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करने को हम लोग क्या बोलते थे? प्रोडक्शन। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? सर जितना भी आपका प्रोडक्शन कॉस्ट है, ठीक है, जितना भी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रहा है वो किस हिसाब से हो रहा है आपका? जो भी कितना कॉस्ट अपना लग रहा है, बिकॉज सी इक्वल टू व्हाट? एफ ऑफ क्यू एक्स। यानी कि जो हमने डेफिनेशन बताया ना अभी कि भैया एक प्रोड्यूसर का जितना भी खर्चा इन्वॉल्व है गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉस्ट। उसी को मैथमेटिकली क्या लिखेंगे?
सी इक्वल टू यानी कॉस्ट जो इन्वॉल्व है इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड। क्योंकि खर्चा किसके ऊपर होता है, जितना गुड्स अपन प्रोड्यूस करेंगे उस हिसाब से अपन खर्चा निकालते हैं। समझ में आया? तो ये सेम ही चीज हो गया, बस वहां पे इंग्लिश में था, यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने, एक मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ पे बना दिया। ठीक है, और बाकी तो सब कुछ सेम है, यहाँ तो बिल्कुल सेम प्रोडक्शन की तरह, खाली उधर में क्या था I1 I2 I3, इसमें क्या है QX वाला पार्ट आ गया। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। तो कॉस्ट एंड कॉस्ट फंक्शन, ये भी 1 से 2 मार्क का सवाल पूछता है आपको। ठीक है, तो कॉस्ट फंक्शन क्या हो गया सर, इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ द कॉस्ट एंड द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल यहाँ पे, तो लिख दो यहाँ पे। ठीक है, तो पहला डेफिनेशन आपका खत्म हो गया यहाँ पे, सबको याद हो गया क्या प्रॉपर्ली? नंबर बी क्या आएगा आपका, कॉस्ट फंक्शन। ठीक है सर, कॉस्ट फंक्शन में क्या लिखा था अपने, याद नहीं आ रहा मेरे को, क्या था? इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा प्लीज, अगर आप लोग शॉर्टकट याद नहीं रहे तो। इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, वेरी गुड, कॉस्ट एंड द क्वांटिटी प्रोड्यूस, क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। ठीक है ना, तो इसका फंक्शन क्या था सर? सर कॉस्ट इक्वल टू फंक्शन ऑफ व्हाट, QX। ठीक है, फंक्शन ऑफ व्हाट, QX। क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक, मुझे बताइएगा। ठीक है, दिक्कत नहीं है कोई सा भी, कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम बताइए यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, दिक्कत है कुछ नहीं हो रहा है? तो कॉस्ट का जो बेसिक वाला पार्ट था वो अपना खत्म हो गया। क्या चाहिए, बंद कर दे। ठीक है, चलेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने कॉस्ट एंड प्रोडक्शन वाला आपको बताया था आपको कि कॉस्ट जो है, हम क्या चाहेंगे हमेशा, कॉस्ट क्या हो, कम या ज्यादा? कम हो। कॉस्ट हमेशा क्या हो, कम, और प्रोडक्शन क्या हो, ज्यादा हो। तो कॉस्ट और प्रोडक्शन के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स है। प्रोडक्शन हम चाहते हैं ज्यादा हो, कॉस्ट हम चाहते हैं कम हो, तो आपस में कैसा रिश्ता है, इनवर्स रिश्ता है। सही बात है सर। क्यों सर, क्यों सर? याद है किसी को कल वाला पार्ट, मार्जिनल प्रोडक्शन कट्स द एवरेज प्रोडक्शन एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्शन कट्स द एवरेज प्रोडक्शन एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, क्या आप किसी को कर्व का कल शेप याद है? कुछ इस तरीके से था या नहीं था, मुझे बताइए। था ना? ठीक है, ये किस कौन से पॉइंट में कट किया था, उसके हाईएस्ट पॉइंट में। अब मैंने क्या बोला शुरू में, अभी प्रोडक्शन और कॉस्ट के बीच में कैसा रिश्ता है, इसको इन्वर्स कर दो तो काम हो जाएगा आपका, भी बोलना चाहते हो तो। अगर मैंने इसको इन्वर्स कर दिया ना इस तरीके से, दिस इज व्हाट, लोएस्ट पॉइंट बाद में डिस्कस करेंगे, बट मैं बता रहा हूँ ये जो कर्व है, यू कर्व जो है वो कौन सा कर्व हो गया आपका, कॉस्ट का कर्व बन जाएगा। समझ में आया? तो प्रोडक्शन कर्व का इन्वर्स कर्व क्या हो जाएगा आपका, कॉस्ट का कर्व हो जाएगा। समझ में आया आपको? चलेगा, दैट इज हाउ सिंपल यू हैव टू मेक इट। ठीक है, ये वाला ऊपर वाला चार्ट आप लोगों को ऑलरेडी पहले से आता है कल वाला क्लास के बाद में, तो उसमें आज जो एवरेज कॉस्ट वगैरह है उसको बनाने में कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। किसी को मार्जिनल कॉस्ट याद है? मार्जिनल कॉस्ट है ना, पहले बढ़ता है, हाईएस्ट पॉइंट गिरता था, इस हाईएस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं, किसी को याद है क्या? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इस पॉइंट को, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट और जिस मोमेंट में टोटल कर्व अपना कर्वेचर को चेंज करता है उसको क्या बोलते हैं अपन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है ना, इसको उल्टा कर दे तो कैसा होगा, तो ये कौन सा हो गया, मार्जिनल कॉस्ट का, ये कौन सा था, मार्जिनल प्रोडक्शन। समझ में आया? तो एकदम चिल हो गया ना बिल्कुल। यहाँ पे आपको मार्जिनल प्रोडक्शन ऑलरेडी बनाना आता है, और वो कैसा था, एपी का कैसा था, इस तरह से कुछ था ना, इसको ऐसे कर दो, ये कौन सा हो जाएगा, सॉरी एमपी लिख दिया मैंने भूल से, ये कौन सा कर्व है आपका, एपी, ये कौन सा कर्व हो जाएगा, इजी हो गया बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया वाई वाइटल इट इज टू रिकॉल दैट पार्ट, क्योंकि वो बहुत सिंपल हो जाता है। ऐसा नहीं कि इस कर्व में ज्यादा डिफिकल्टी होगा, इजी है वाला पार्ट भी, पर और इजी हो जाएगा आप लोग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अब डिस्कशन क्या करेंगे अपन, सर पहले कॉन्सेप्ट किसके बारे में था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जो हमने कवर कर लिया ऑलरेडी, क्योंकि क्या क्या था, ड्यूरेशन इसी के साथ। शॉर्ट एंड लॉन्ग रन याद है किसी को? सर सेम, जस्ट लाइक यस्टरडे। शॉर्ट रन क्या होगा, जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बात करेंगे, इसमें दो फैक्टर्स रहेंगे, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड में जो कॉस्ट इन्वॉल्व होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट, और वेरिएबल में क्या होगा आपका, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अपने पास में कुछ रेस्ट्रिक्शंस वेरिएबल के होते हैं, कुछ कुछ के क्या रहते हैं, फिक्स के रहते हैं, ऑलरेडी डिस्कस यस्टरडे। ठीक है, और बाकी अपन ने यहाँ पे एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट को ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, जिनको भी थोड़ा डाउट हो रहा है हल्का हल्का, शॉर्ट एंड लॉन्ग रन वाले पार्ट में आप लोग लेक्चर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा आराम से। ठीक है, बिल्कुल डिफिकल्ट चीज नहीं है, तो डोंट बी नर्वस। ठीक है, पक्की बात, इजी है यहाँ तक, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट क्लियर है, जितना पार्ट आप लोगों ने आपने आज फ्रेश किया है उतना आप लोग क्लियर है बिल्कुल अच्छे तरीके से, कॉन्फिडेंट हो, आराम से हो जाएगा। तो अपना बेसिक कंसेप्ट क्या हो गया, खत्म। अब कौन सा डिस्कस करेंगे हम लोग, टोटल्स। ठीक है, टोटल्स में देर आर 3 कैटेगरीज, देखा जाए तो 2 ही कैटेगरी है,
बट तीनों को मिला दे तो क्या डिस्कस करेंगे हम? सबसे पहला क्या है अपना टोटल फिक्स कॉस्ट, क्योंकि आपको पता होगा ना, क्योंकि हमारे सिलेबस में शॉर्ट टर्न और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन हमारे डिस्कशन में, हमारे सिलेबस में क्या है? शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स क्या रहते हैं आपके? फिक्स्ड। और कुछ फैक्टर्स क्या रहते हैं आपके? वेरिएबल। ठीक है, तो यानी कि अगर जो कॉस्ट इन्वॉल्व होगा टोटल्स के मामले में, वो क्या क्या होगा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्या होगा सर? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे? टीएफसी। आपके एग्जाम में ये शॉर्ट नेम्स यूज होते हैं, ठीक है, इसलिए आप लोग को ये शॉर्ट नेम से थोड़ा सा अकस्टम्ड होना पड़ेगा। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट स्टैंड्स फॉर टीएफसी स्टैंड्स फॉर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। सिमिलरली जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको अपन क्या बोलेंगे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोलेंगे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या बोलेंगे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और इन दोनों को अगर मैंने मिला दिया तो मुझे क्या मिलेगा? टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल। और कोई कॉस्ट है क्या? और तो कोई कॉस्ट ही नहीं है, तो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ दिया अक्षय, तो क्या मिलेगा मेरे को? टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। समझ में आया आपको? ठीक है सर, फिक्स्ड में क्या होता है? सर फिक्स का मतलब क्या होता है? सर कांस्टेंट रहेगा। सर जैसे भाड़ा है मेरा यहाँ पे, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है, बच्चा लोग आओ या नहीं आओ, मेरा भाड़ा तो लगना ही है। तो वो आप मुझे बताइए आउटपुट के ऊपर डिपेंडेंट है क्या? नहीं सर। ठीक है, तो अगर मैं फटक से यहाँ पे चार्ट बनाऊं, ठीक है, ठीक है, क्या आप मुझे बताइए फिक्स कॉस्ट आउटपुट के ऊपर डिपेंडेंट है क्या? नहीं है ना, बिल्कुल भी। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं आउटपुट, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? मैंने क्या लिखा यहाँ पे? आउटपुट। ठीक है, एक सेकंड, ये हो जाएगा ओपन ऑन सॉफ्ट में कुछ इशू। आप मुझे बताइए, आपको चार्ट याद नहीं करना है, पहले आप लोग बनाओगे नहीं, मेरे साथ में बनाओगे, ठीक है, जब मैं बोलूंगा तब बनाओगे आप लोग, ठीक है, खुद बताइएगा। सर जब फिक्स कॉस्ट का हम लोग बात करेंगे, कौन सा कर्व बना रहे हैं हम लोग? टोटल फिक्स कॉस्ट। सर टोटल फिक्स कॉस्ट किसमें रहता है हमेशा? रुपीज रहेगा। सबसे पहले तो मुझे बताइए रुपीज में रहेगा, ठीक है, और आउटपुट किसमें रहता है भाव? तो आप जब भी कर्व बनाओगे, ध्यान रखना एक्स और वाई एक्स में क्या यूनिट्स आ रहा है उसको लिखना है आप लोगों को। अगर आपको आधा मार्क्स भी नहीं गंवाना है तो आप लोग ये गलती नहीं करोगे, सबसे पहला चीज। ठीक है, तो आप रुपीज और यूनिट्स को डेफिनेटली लिखोगे। ठीक है, आप मुझे बताओ टोटल फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है? सर इट रिमेन्स फिक्स्ड। इट रिमेन्स फिक्स्ड डिस्पाइट द लेवल ऑफ आउटपुट। चाहे आउटपुट कुछ भी हो, ज्यादा हो कम हो, आपका कॉस्ट क्या रहेगा? फिक्स्ड। ठीक है, तो इट विल बी व्हाट? पैरेलल टू दी एक्स। इट विल रिमेन व्हाट? पैरेलल टू दी एक्स। देखो यहाँ पे खुद रीड करो, याद नहीं करना ये सर ये पैरेलल क्यों है कैसे। देखो सर, देखो आउटपुट चाहे कुछ भी हो, आपका कॉस्ट क्या हो रहा है ना? मेरे पास बच्चा चाहे 10 हो चाहे 100 हो, मेरा कॉस्ट क्या हो रहा है? कांस्टेंट। समझ में आया आपको? चाहे 10 हो चाहे 100 हो, आपका कॉस्ट क्या हो रहा है? इस इट इज व्हाट? पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। समझ में आया? और चार्ट वाला लोग को जिसको दिक्कत है थोड़ा सा, ठीक है, अगर चार्ट में किसी को दिक्कत है, आपको बाकी लोग को तो मेरे को पता है, मेरे हिसाब से आता है आप लोग को। ठीक है यार, ऐसे बहुत तंग कर बात हो गया। ठीक है, तो बाकी लोगों को तो आता है, बट वैसे आप लोगों को पता है बाकी लोगों को, जब भी अपन चार्ट बनाता है, जो एक्स एक्सिस रहेगा आपका, एक्स एक्सिस, उसमें जनरली यूनिट्स, आउटपुट, क्वांटिटी, ये सब रहता है आपका जनरली। ठीक है, चाहे वो डिमांड चैप्टर हो, नीचे में आता है यूनिट्स। प्रोडक्शन चैप्टर में भी कल अपन ने यूनिट्स देखा था। कॉस्ट पे भी अपन क्या देख रहे हैं? यूनिट्स। रेवेन्यू में अपन क्या देखेंगे? यूनिट्स। तो यूनिट्स, क्वांटिटी, सब कुछ कहाँ रहता है जनरली? जनरली कहाँ रहता है? उसमें। ठीक है, और जो मेन पैरामीटर, जैसे इस वाला केस में क्या डिस्कशन मेन है अपना? इसमें क्या मेन है अपना? फिक्स कॉस्ट मेन है ना अपना। फिक्स कॉस्ट वो हमेशा किस में रहता है आपका? वाई एक्सिस में। टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कहाँ आएगा? वाई एक्सिस में। टोटल रेवेन्यू भी कहाँ आएगा? वाई में। ठीक है, जैसे प्राइस, डिमांड के केस में, डिमांड के केस में प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस, तो वो भी कहाँ पे आता है आपका? वाई एक्सिस में। जितना भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिसके बारे में हम बात करें, सब्जेक्ट मैटर है, वो कहाँ पे आता है? वाई में। और जो यूनिट्स होता है वो कहाँ पे आता है आपका? एक्स में। समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल। यहाँ पे भी देखो क्लियर एकदम। ठीक है, तो डिस्पाइट द लेवल ऑफ आउटपुट माई कॉस्ट इज व्हाट? फिक्स। अगर 600 रुपीज है तो ये क्या हो गया मेरा? कॉस्ट क्या हो गया? फिक्स हो गया है। समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? ठीक है, आइए टीवीसी में। टीवीसी में, ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में अपने को चार्ट बनाने का है। ठीक है, टीवीसी में मुझे बताइए, ठीक है, चार्ट कैसे होना चाहिए सर? सर टीवीसी ऐसे है, ये रुपीज में है, ये आउटपुट लेवल पे है, ये किस में रहता है सर? यूनिट्स में। सर सिंपल सा बात है, ऊपर कर बना जैसे, बताइए सर, कब बना लो ना। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है? जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे आपका कॉस्ट भी क्या हो जाता है? बढ़ता है। यही तो होता है ना वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल, जितना जन आएगा उतना ही मैं नोट्स भी क्या करूंगा? प्रिंट करूंगा। ज्यादा प्रिंट जरूर जरूर फालतू का करूंगा क्या? ये आंसर इज व्हाट? नहीं। 3 बच्चा है तो कितना प्रिंट करूंगा?
3, 4 आया तो कितना करूंगा 4। तो यानी कि ये जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे आपका कॉस्ट भी बढ़ता रहता है। तो यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ना यहाँ पे आप लोग गलत बोल रहे हो। देखो आउटपुट इतना हुआ तो कॉस्ट इतना हुआ, आउटपुट नहीं हुआ तो कॉस्ट क्या हुआ, 0 हो गया। आउटपुट बढ़ गया तो कॉस्ट भी क्या हो गया, बढ़ गया। आउटपुट और बढ़ गया तो कॉस्ट भी बढ़ गया। एग्जैक्टली क्योंकि कल अपन ने एक लॉ पढ़ा था, जिसको लॉ का नाम क्या था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। ठीक है, क्या पढ़ा था अपन ने, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस, जो अपने आप में बोला कि भैया अगर आप शॉर्ट रन में ऑपरेट कर रहे हो तो प्रोडक्शन कांस्टेंट तो चलता नहीं है। कभी वो खुश रहता था, तुमको याद है ना, वो खुश था तो प्रोडक्शन भी खुश था, उसका मूड खराब तो ठीक ठीक बढ़ता था। ठीक है, और वो वापस से गिर जाता। आज इसका पार्टनर भी नहीं है। ठीक है, बताओ क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे, पक्की बात समझ में। यानी कि प्रोडक्शन एज पर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमने क्या देखा कि प्रोडक्शन कांस्टेंट रूप से बढ़ता नहीं है, शुरू में अच्छा बढ़ता है फिर बाद में खराब हो जाता है। इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ध्यान में नहीं है। ठीक है, इनिशियली इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, देन एट अ डिमिनिशिंग, फाइनली एट अ नेगेटिव रेट। बराबर सही बात है बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, मैं उसको इजी करने के लिए और इजी करने के लिए दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। पहले बढ़िया चल रहा है फिर उतना अच्छा चल रहा नहीं। दोनों ही केस में अपना बढ़िया चल रहा हो या खराब चल रहा हो, ठीक है, दोनों ही केस में चाहे अपना बढ़िया हो चाहे खराब हो, खर्चा तो अपना लगेगा ही। हाँ भाई, दो आदमी बढ़िया ले आया अपन और आउटपुट बढ़िया कर रहे हैं वो लोग, मतलब बढ़िया प्रोडक्शन कर रहे हैं, बढ़िया सेल करा रहे हैं वो लोग, तब भी उनका सैलरी तो देना ही पड़ेगा। दुख कब होता है, दुख कब होता है, जब लोगों को हायर अपन कर रहा है, दुनिया भर का लोग हो रहा है और अपना आउटपुट उतना सेल हो रहा, दुख होता है ना उस समय। ठीक है, तो याद नहीं कि शुरू में याद है कि आपको वेरिएबल प्रोपोर्शंस में प्रोडक्शन कैसे बढ़ रहा था अपना, इंक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा था। बराबर, तो कॉस्ट तो लगेगा, कॉस्ट तो लगना ही है, बट थोड़ा सा छुक छुक के लगेगा ना। सही बात है ना, क्योंकि शुरू शुरू में प्रोडक्शन कैसा बढ़ रहा है, एकदम मस्त बढ़ रहा है। तो आपका जो प्रोडक्शन लग रहा है ना वो कैसे बढ़ रहा है, देखो कॉस्ट तो लग रहा है, देखो कैसे बढ़ रहा है, देख रहे हैं आप लोग, थोड़ा झुक के बढ़ रहा है। यानी कि सर हमारा कॉस्ट तो केवल इतना ही लगा, बट आउटपुट देख रहा है कितना कवर कर रहा है हम लोग। यानी कॉस्ट लगने के बावजूद भी आउटपुट अच्छा खासा कवर अप हो गया है। बट बाद में क्या हो रहा था, अपना प्रोडक्शन क्या हो गया था, खराब हो गया था। फॉर पीपल हु डोंट रिमेंबर द वेरिएबल प्रोपोर्शंस, इट्स सिंपल, प्रोडक्शन पहले अच्छा बढ़ा था फिर बाद में खराब बढ़ रहा था। तो अब मुझे बताइए शुरू शुरू में प्रोडक्शन कैसे बढ़ रहा है, अच्छा, तो कॉस्ट भी लग तो रहा ही है बट झुक झुक के लग रहा है। फिर बाद में क्या हो रहा है साहब, कॉस्ट तो आपका दुनिया भर का लगने लग गया, बिकॉज लोग हायर करने लग गए, हमारा आउटपुट तो उतना हो रहा था नहीं, और कॉस्ट क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा था। ठीक है, थोड़ा सी कर दो उसको। ठीक है, दिस कॉस्ट इज नोन एज व्हाट, देखो एक बार के लिए, शुरू शुरू में अपन ने कॉस्ट कितना इन्वॉल्व किया सर, इतना कॉस्ट इन्वॉल्व किया, प्रोडक्शन देख रहे कितना ज्यादा कर लिया। बाद में देखो जब प्रोडक्शन खराब हो गया तो आउटपुट से सिर्फ कितना आया, सिर्फ इतना, और कॉस्ट देखो ना कितना ज्यादा लग गया, देख रहे हैं आप लोग, देखो पहले कितना कॉस्ट लग रहा था, केवल इतना, और आउटपुट भी कितना कवर होता है, इतना सारा। और अभी क्या हो रहा है, प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, सिर्फ इतना सा प्रोडक्शन हुआ और कॉस्ट देखो कितना स्काई रॉकेट हो गया। ठीक है, तो क्या आप मुझे बताइए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से क्या चार्ट कुछ इस तरीके से बनना चाहिए आपका कि साहब जब प्रोडक्शन अच्छा है तब तो कॉस्ट लगेगा बट एट अ डिमिनिशिंग रेट या फिर डिक्रीजिंग रेट। याद है, सुनो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को ब्रेक डाउन करते दो स्टेजेस में, क्या था, नंबर 1 वाज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, दो स्टेज में, एंड एट अ डिक्रीजिंग रेट। बराबर, जब प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट में है तो कॉस्ट तो लगेगा ही बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। कॉस्ट कैसे लगेगा, एट अ डिमिनिश, तो इंक्रीज इन कॉस्ट एट अ डिमिनिशिंग रेट। एंड जब प्रोडक्शन ही खराब है भाई, तब कॉस्ट भी कैसे लगेगा, एट एन इंक्रीजिंग रेट। देखो, इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट। बात समझ में आया आपको, सर ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ लोअर प्रोडक्टिविटी। समझ में आया, यानी कि ये जो शेप है इसको बोलते हैं इनवर्सली एस शेप्ड कर्व। क्या बोलते हैं हम लोग, इनवर्सली एस शेप्ड कर्व, क्योंकि एस कैसे था, ऐसे, ठीक है, इसको उल्टा कर दे तो कैसे मिलेगा अपने को, कुछ इस तरीके से, इनवर्सली एस शेप्ड कर्व। और सर ये शेप जो है इनवर्सली एस शेप्ड कर्व क्यों है, बिकॉज सिंपल, इट इज ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल proportions। एकदम सिंपल आंसर। कभी कभी पूछेगा why is the shape of the TVC curve inversely S shape, या what is the shape of the inversely S, what is the shape of the TVC curve inversely S shaped curve due to the law of variable proportion, because when the production increases at an increasing rate, cost increases at a diminishing rate, when the production is low, the cost increases at a increasing rate। सिंपल, समझ में आ गया आप लोग, क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, और इन दोनों को अगर मैंने मिला दिया, किसको किसको, टीएफसी और टीवीसी को, मुझे क्या मिलेगा, टीसी कर्व। सर आप मुझे बताइए, खुद अपने मन से बताइए, सर टीसी कर्व में टीएफसी भी है और टीवीसी भी है,
टीसी कर्व में टीएफसी भी है और टीबीसी भी है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए टीसी कर्व कभी भी जीरो हो सकता है क्या? बताइए। टीसी कर्व जो है उसमें तो टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व भी है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी है, तो फिक्स्ड कभी भी जीरो होगा क्या? भाई मेरा रेंट कभी जीरो होगा क्या? नहीं। अगर कभी फिक्स्ड कॉस्ट जीरो नहीं होता है, टोटल कॉस्ट भी कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। और आप मुझे बताइए टोटल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट भी है, तो उसका शेप भी कैसा होगा? ये इनवर्सली एस शेप की तरह ही होगा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बनाऊं तीसरा कर्व को, जो कि कौन सा है आपका टोटल कॉस्ट कर्व, ठीक है, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, ठीक है। मैं हल्का से इसको ऊपर से शुरू करूं इस यहाँ पे कहीं पे, और कुछ इस तरीके से बनाऊं कर्व को, तो दिस कर्व विल बी व्हाट? टीसी कर्व। सही, जीरो से क्यों नहीं शुरू हुआ? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? टीएफसी, ठीक है ना, क्योंकि टीएफसी है तो वो कभी भी जीरो हो सकता नहीं है। और फिर जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका कॉस्ट भी क्या होता रहेगा? बढ़ते रहेगा। तो टीसी कर्व स्टार्ट्स अ लिटिल अबव द ओरिजिन बिकॉज इट इज नेवर जीरो, ठीक है, एंड अगेन इट इज एन इनवर्सली एस शेप्ड कर्व। समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? दिस इज द एंड ऑफ टोटल्स, ठीक है। बस एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर ले फटाफट, ठीक है। आइए ये देखिए टोटल फिक्स कॉस्ट समझ में आया आपको? देखिए टोटल फिक्स कॉस्ट इट रिमेन्स व्हाट? fixed despite the level of output. It is what? Parallel to the x-axis and remains what? Constant despite the level of output. TVC में क्या होता साहब? It is an inversely S-shaped curve. सर क्यों होता सर? सर TVC inversely because of law of variable proportion. TVC initially increases at a decreasing rate and then increases at a increasing rate. दिक्कत नहीं है तो यहाँ तक कोई भी, ठीक है। और दोनों को मैंने जोड़ा तो मुझे क्या मिलेगा? टोटल कॉस्ट का। ये देख रहे हो आप लोग यहाँ पे, ठीक है, चलेगा बिल्कुल। यहाँ पे मैंने तीनों कर्व को एक साथ बना दिया, यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है क्या कुछ भी? सर ये करके देखो, टीवीसी कैसे होता है? पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। टीवीसी कर्व कहाँ से शुरू होता है? जीरो से, और बढ़ते रहता है। अगर कोई बच्चा नहीं आएगा तो मैं नोट्स प्रिंट करूंगा क्या? नहीं करूंगा। तो टीवीसी कहाँ से शुरू होता है? ओरिजिन से या फिर जीरो से। और टीसी कब कहाँ से शुरू होता है? थोड़ा सा ऊपर से। और ये टीसी और टीवीसी के बीच में गैप जो है, मतलब टीसी माइनस टीवीसी अगर मैं करूं तो मुझे क्या मिलेगा? टीएफसी मिलेगा। सही बात है या नहीं है सर? क्योंकि 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 सर टीएफसी प्लस टीवीसी इज इक्वल टू व्हाट? टीसी। तो अगर मैंने इसको यहाँ से माइनस करवा दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा? टीएफसी मिल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का कर्व के बीच में गैप है वो क्या है आपका? टीएफसी। और हमें पता है कि टीएफसी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। यानी कि आप मुझे बताइए टीसी और टीवीसी के बीच में जो गैप है वो भी क्या रहेगा? बिल्कुल सेम है। और सेम होने से मतलब क्या होता है? पैरेलल टू ईच अदर। जब भी दोनों गैप में सेम होता है ना, जब भी दो कर्व के बीच गैप बिल्कुल सेम होगा तो वो क्या होता है आपस में? पैरेलल टू ईच अदर होता है। समझ में आया आपको? देखो क्या लिखा हुआ है, बोथ टीसी एंड टीवीसी कर्व आर व्हाट? Inversely S-shaped curves due to what? Law of variable proportion. TC can never be zero because it includes what? TFC, which is never what? Zero. The gap between TC and TVC is TFC, and it is what? Constant. Hence both curves are parallel to the each other. ठीक है, चलेगा बिल्कुल। यहाँ पे पक्की बात, यहाँ पे कोई दिक्कत कोई तकलीफ? ठीक है, चलिए आप लोग फटाफट बना लीजिए। सबसे पहला ए पॉइंट तो हो गया बेसिक्स, एक्सप्लिसिट कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट वाला पार्ट, अभी टोटल्स वाला पार्ट, ठीक है। ट्राई कीजिए बिना देखे बनाने का ताकि याद रहे आप लोगों को, ठीक है। और फटाफट बनाइए एकदम, ठीक है, ठीक है, देखो निकलना है। होने से बताइएगा, आगे बढ़ जाऊंगा मैं फटाफट।
हो गया ये वाला पार्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट डन। जल्दी बना भाई। इसी। ठीक है। हाँ, अरे ये गैप जो है ना, ये गैप और ये गैप सेम होना वही पड़ेगा। वही पूछा था कि ये थोड़ा एस्टिमेट नीचे करने से बेटर रहता है, क्योंकि ये गैप ज्यादा है और ये गैप थोड़ा कम है, देखो। ठीक है। ठीक है। हाँ। हाँ, लास्ट में एक साथ बना लो। उसका एक लॉजिक भी बता, पहले ये बना ले, टीएफसी बना लिया आपने, फिर टीवीसी। टीवीसी बन गया आप लोग का? टीसी बन गया ना सबका? चल टीवीसी बना लीजिए फटाफट। मैं इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा आपके साथ में। बोलिए। हाँ दृष्टि बोलो। शेडिंग करने नहीं बुलाया। ठीक ही बना है। हो गया। रिवाइज ही कर लो। नहीं बनाया ठीक। वापस बनाओ। फोन यूज करने लग गया। सिंगल मल्टी में भी अच्छा से बनाओ, जोड़ी में भी अच्छा से बनाओ। हो गया ये वाला पार्ट। टीवीसी डन। सुनिएगा, टीसी वाला जो कर्व है उसमें ध्यान दीजिएगा एक बार पहले। ठीक है। टीसी टीएफसी दिख रहा है आपको ये वाला? ये गैप जो टीएफसी का है और ये गैप क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, जो टीएफसी का गैप है ना, यहाँ से यहाँ तक, उतना ही गैप मोटा मोटी क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए आपका। ठीक है। सजेस्टेबल ये रहेगा, पहले आप लोग टीवीसी बनाइए, उतना गैप लेकर मोटा मोटी, पहले तो टीएफसी बना लिया आपने। कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं, यहाँ से कुछ लोग ऐसे बना के ऐसे भी बनाते हैं, आपके ऊपर है वो चीज। पहले आपने कौन सा बना दिया, टीएफसी। फिर आपने क्या बना दिया, पीवीसी, और उसका गैप मोटा मोटी लेके क्या कर दिया आपने। ये आपका एक बार में शायद नहीं भी बन सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, पर एक बार ट्राई करो आप लोग बनाने का। ठीक है। कौन सा? हाँ हाँ, अगर तूने ऐसे शुरू किया है और ऐसे शुरू किया है तो भी सेम है, गैप पर सही होना चाहिए आपका। बिल्कुल सही बोला तुमने। राइटिंग। एक सेकंड, अभी दिख रहेगा सबको? हाँ हाँ। और थोड़ा सा ज्यादा वो बोल गया, ऊपर वाला थोड़ा ऐसे होना चाहिए, ज्यादा ऊपर हो गया। बट ठीक है, थोड़ा बनाते बनाते आ जाएगा। तो 1,000 एक बार बना लो, 2 बार बना लो। हो गया। दिख रहा नहीं है कुछ? कुछ नहीं दिख रहा तो बता, तो जूम कर देता हूँ। बता बता, क्या नहीं दिख रहा है? थियरी ये बना लिया आपने? ये लो। हो गया सबका? कर लो।
हो गया? राइटिंग डन सबका? करो। हो गया? आगे बढ़ सकता हूँ? टोटल्स डन हो गया, आपको समझ में आ गया सबका, तीनों रिलेशन समझ में आ गया, इनवर्सली एस समझ में आ गया आपको, ठीक है? फिर क्या डिस्कस करेंगे अबाउट एवरेजेस। सर जैसे टोटल्स में कितने थे? तीन। एवरेज में भी कितने होंगे? तीन। एवरेज में क्या क्या आएंगे भाई? एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट। और याद करो, याद करो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट का शेप भी कैसा था? सेम था ना ऑलमोस्ट, थोड़ा ऊपर से था मान लिया, थोड़ा ऊपर से था, बट शेप दोनों क्या था? इनवर्सली एस। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट या फिर एवरेज कॉस्ट का शेप भी क्या होगा? सेम। ठीक है, हल्का सा ऊपर कौन सा रहेगा? एटीसी या फिर एसी कर्व, यानी कि एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व या फिर एवरेज कॉस्ट कर्व थोड़ा सा क्या रहेगा? ऊपर रहेगा। मोटा मोटी सेम क्या शेप क्या रहेगा आपका? सेम। जिनका भी एवरेज प्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है उनके तो शेप भी इजी हो गया, यू शेप कर्व रहेगा मोटा मोटी आपका, ठीक है? बट बिफोर दैट फर्स्ट पार्ट कौन सा है आपका? एवरेज फिक्स कॉस्ट। सर एवरेज फिक्स कॉस्ट को कैसे निकालेंगे हम लोग? ठीक है, ये सबको याद आ रहा है? ठीक है, बताओ। एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो क्या रहता है आपका? दे 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 बताओ कैसे निकालेंगे हम लोग एवरेज फिक्स कॉस्ट को? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय व्हाट? क्यू। ठीक है, इसमें नाम हटा देता, रुको, ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव है। ठीक है, बताओ टीएफसी डिवाइडेड बाय व्हाट? क्यू। ठीक है, टोटल टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू। सर फिक्स्ड कॉस्ट में मोटा मोटी एवरेज में कितना निकला है? एग्जांपल अपने को याद है, मैंने एक जगह लिया था 10,000 रुपए का, रेंट में लिया। ठीक है, ये भी ले लेगा, दूसरा एग्जाम्पल भी लेगा, सारा समझा देगा, आराम से रुक जा, शांति रखो। ठीक है, सुनो, 10,000 रुपए का मैंने घर लिया। ठीक है, मैं अकेला रह रहा था, तो मेरा कॉस्ट कितना लग रहा था? 10,000 रुपया। एक जन और आ गया, 5,000 रुपीज पर पर्सन, 4 जन हो गया, 2,500। 10 जन हो गया, 1,000 रुपया, 50 जन हो गया, 500 रुपया पर पर्सन। ठीक है, और 1,000 लोग हो गया, एक घर में 1,000 लोग हैं, 10 रुपया करके दे रहा है, 10,000 लोग हो गए, 1 रुपया, 20,000 लोग हो गए, 50 पैसा। क्या देख रहे हो आप? कॉस्ट तो क्या है? फिक्स्ड। जैसे जैसे अपना आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉस्ट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इट इज कमिंग वेरी क्लोज टू जीरो बट नेवर इंटरसेक्टिंग। आप जो हंसी देख रहे हो उसके बाद लॉजिक बता दूंगा आप लोग क्या है, ठीक है? समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में है कि आपका कॉस्ट क्या है? बिल्कुल फिक्स है, कितना रुपया? 10,000 रुपया। आउटपुट बढ़ने की वजह से आपका कॉस्ट क्या होता रहता है? कम हो रहा है, 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 हो रहा है। बट चाह के जब 20,000 लोग होने के बावजूद भी अपना कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा था? 50 पैसा आ रहा था, मतलब वो कोई भी हालत में जीरो हो नहीं सकता। ठीक है, ये कर्व देखो एक बार के लिए, इज इट फॉलिंग? ठीक है, इज इट कमिंग क्लोज टू द एक्स एक्सिस? ठीक है, बट नेवर इंटरसेक्ट्स। ठीक है, सुनो सुनो सुनो, ठीक है, आप लोग केस में सुनो, ठीक है, किसका एग्जाम्पल ले? किसी का नहीं लेता, चलो, ठीक है, सुनो, नहीं नहीं, ये ऑन वो जाएगा, पब्लिक जाएगा, इसलिए नहीं जाना। ठीक है, सुनो, आप अपने जीवन में कैसे याद करोगे इसको? ठीक है ना, ऐसे तो सेफ समझ में आ ही रहा है आपको कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है आपका और एक्स के सामने आ रहा है, बट याद कैसे करोगे? ठीक है, सुनो, ठीक है, आप आप अपने लाइफ में एक्स के खोज में अपने, ठीक है, क्योंकि कौन सा एक्स का बात कर रहे हैं हम? ठीक है, आप अपने लाइफ में एक्स के चक्कर में काफी नीचे आते हो। ठीक है, यू कम वेरी क्लोज टू हर या हिम बट यू नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, हेंस द कर्व इज व्हाट? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ठीक है, क्योंकि लाइफ में भी ऐसा होता है नहीं होता आपके साथ में? हुआ है क्या? ठीक है, कि आप एक्स के चक्कर में क्या हो गया, बहुत नीचे आए, आपको लगा कि एक्स बहुत पास आ गई है आपका, और तभी समझ में आ गया ना? तो ऐसा नहीं करने का भाई, समझ में आया ना? देखो लाइफ लेसन नहीं है, ठीक है? एग्जाम को तो ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है?
समझ में आ गया तो आपको? अरे तो दुखी क्यों हो रहा है? कोई बात नहीं, एग्जाम्पल बता रहा है खाली। ठीक है, समझ में आ गया आपका? वेरी गुड। थोड़ा सा नीचे जाएगा ये ऐसे बना दिया तुमने, ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा, यहाँ तक होगा। अरे ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे नहीं होगा, ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इट कम्स वेरी क्लोज टू द एक्स एक्सिस बट नेवर इंटरसेक्ट। सर ये मजाक वाला बात क्यों बताया? ताकि दिमाग में रहे। ठीक है, जस्ट लाइक लाइफ, यू कम वेरी क्लोज टू द एक्स एक्सिस बट यू नेवर इंटरसेक्ट। समझ में आया आपको? दिस शेप इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला वापस से? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, कम्स वेरी क्लोज टू द एक्स एक्सिस बट नेवर इंटरसेक्ट्स। ठीक है, लॉजिक क्या हुआ? जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे आपका कॉस्ट क्या होते रहता है? कम होते रहता है, बट वो कभी भी जीरो नहीं होगा। शेप को क्या बोलता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है, द शेप ऑफ द एएफसी कर्व इज व्हाट? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एएफसी फॉल्स विद एन इंक्रीज इन आउटपुट, कम्स वेरी क्लोज टू द एक्स एक्सिस बट नेवर इंटरसेक्ट्स। ठीक है, चलेगा बिल्कुल। यहाँ पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भाई एएफसी कभी जीरो क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि एक्स के पास आना है, जरूरी नहीं, ऐसे नहीं लिखना आप लोगों को। ठीक है ना, लिखना ये है, क्योंकि बहुत बेकार आंसर लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, आना नहीं चाहिए सवाल, बट अगर एग्जाम में पूछ लिया कि वाई इज एएफसी कर्व नेवर जीरो, तो आप लिखोगे बिकॉज टीएफसी इज नेवर जीरो। हम, ये मेरा आंसर नहीं है, सॉरी। ठीक है, मैं इतना बकवास आंसर तो नहीं दूंगा आपको, बट आपको बुक का आंसर है कि सिंस टीएफसी इज नेवर जीरो हेंस एएफसी इज नेवर जीरो। ठीक है, बात समझ में आया क्या? चलेगा बिल्कुल। यहाँ पे पक्की बात, 100% यहाँ पे समझ में आया। ठीक है, तो फर्स्ट कर्व आप लोग बना लीजिए। ये क्या है? एएफसी। एएफसी कर्व को जब हम लोग आगे जाके बात करेंगे तो एएफसी कर्व वाज आवर कजिन ब्रदर टाइप का चीज है, राइट है ना? कजिन ब्रदर था ना ये हमारा। ये डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है, बट फैमिली का पार्ट है, इसलिए हल्का हल्का तो अफेक्ट करता है। समझ में आया आपको? तो एएफसी क्या शेप क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, शेप देख लो, बनाने की कोशिश कर लो एएफसी का। Because TFC is never zero, because it remains constant despite the level of output, hence AFC also can never be zero. बट अगर कोई अच्छा जन होगा बनाने वाला तो सुन ही डालना चाहिए क्वेश्चन, नहीं हमसे, बट भरोसा नहीं। नहीं, दोनों का पेपर अच्छा ही आता है। कब एग्जाम? और टाइम है, ठीक है। शुरू कब से हो रहा है वो पूछ रहा है? एग्जाम शुरू कब से हो रहा है ये पूछ रहा है। डेट पता होना। तुम लोग का 10 से शुरू हो रहा है, और बाकी लोग का 11 से शुरू। तो एक दिन बुला के स्टैट्स खत्म करा देगा, नहीं तो सारा, है ना? मेन मीडियन मोड, कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर्स, वो एक सिटिंग में करा देगा पूरा। हो गया तो ठीक है। ये लोग बोला ना मीन मीडियन मोड। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन नोट्स शेयर किया हुआ है, बस उतना देखना, खत्म। टेक्सचुअल में तो कुछ है ही नहीं, ग्राफ वो सब है खाली। हम सारा का नोट्स भेजा हुआ है। हाँ हाँ, आराम से, डिफिकल्ट नहीं। अगर फिर भी डिफिकल्ट है तो तुमको अलग से बुला लेगा हम। ठीक है, एक बार देख ले नोट्स को आज, अगर फिर भी डिफिकल्ट है तो अलग से बोल देगा। ओगाइव कर वो सब चाहिए ना तुम लोग को। उसमें एक काम करो, हाँ 7। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन तो इजी है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन तो इजीली हो जाएगा आपका, उसमें तो कुछ है ही नहीं, टेबल में रिप्रेजेंट करना है खाली। बेसिक ग्राफ्स जो है वो सब कर लो। ओगाइव आ रहा है आप लोग का एग्जाम में? ठीक है, ओगाइव करा देगा, ओगाइव हम करा देगा। नहीं, तुम लोग का नहीं होगा ओगाइव मेरे हिसाब से तो। ओगाइव कर इज डिफरेंट, नहीं होता है जनरली, पूछता नहीं, नहीं कराता मैम, नहीं कराता है। ठीक है, ओगाइव हम करा देगा। लाइन तो वो सब है, बार लाइन है, सब है। ठीक है, हमको जो जो टॉपिक से खाली भेज देना, लाइन तो इजी है, वो सब तुम लोग कर लेगा। हम करवा तो दिया था, वही बात है, करवा तो वही दिया। चलो ठीक है, ये एएफसी वाला पार्ट खत्म हो गया क्या? पहले ये बताओ। ठीक है, इन्फ्रेंस लिख लिया? चलो इन्फ्रेंस लिख लो फटाफट। वैसे जो लोग क्यूरियस है कि एनएस क्या है, एनएस इज नॉनसेंस है वैसे। मतलब बाई चांस अगर आप लोग बहुत क्यूरियस हो के एनएस लिख दिया तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये फालतू रीजन है इसलिए। ठीक है, अच्छा सुनो, जब भी चार्ट बनाओगे कभी कभी क्या होता है, आपको टेबल बनाना पड़ता है। तो सिंपल है, आउटपुट को बढ़ा दो, कॉस्ट सेम रखेगा आपका। इस एग्जाम्पल ऐसे होगा, देखो यहाँ पे लिख दूंगा मैं यहाँ पे छोटा सा,
क्या आप लोग इसके थ्रू ना वो एएफसी एबीसी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। वैसे तो अपन नेक्स्ट क्लास में वाला पार्ट करेंगे भी वैसे, बट फिर भी ठीक है, मार्क्स के लिए बनाना पड़ेगा आपको ये वाला पार्ट, बेटर रहता है। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट लिख दिया अपन ने, 1 2 3 4 कर दिया मैंने यहाँ पे। टोटल कॉस्ट मान लो कि 100 है। टोटल कॉस्ट कितना है? 100। सॉरी, ये टोटल फिक्स कॉस्ट 100 है। ठीक है, कितना है टोटल फिक्स कॉस्ट? 100 है। तो आप मुझे बताइए एएफसी कितना कितना होगा पहले वाले केस में? कितना होगा? 100। फिर 33 नहीं हो गया? ठीक है, और 25। ठीक है, इस तरीके से आपको टेबल बना लीजिएगा, फिर चार्ट अपने हिसाब से बना लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक, चलेगा? ठीक है, जो टोटल कॉस्ट है, टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड किससे करेगा आप? आउटपुट से। इज इट फाइन? यहां तक मुझे बताइए, कोई भी दिक्कत? नेक्स्ट इज व्हाट? ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एक बार के लिए। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन जहां पे जो मैंने आपको वेरिएबल, जो आपको मैंने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस पढ़ाया था, उसका कंप्लीट ऑपोजिट रिप्रेजेंटेशन इसमें दिखता है आपको। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या बोलता था आपको? इनिशियली प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट अ इंक्रीजिंग हाईएस्ट पॉइंट फॉल होता है, यही तो है। ऐसे ऐसे ऐसे, बराबर? सही बात है बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, वो मार्जिनल कॉस्ट का है भाई, एवरेज का बात कर रहा हूँ। ठीक है, बढ़ता है हाईएस्ट पॉइंट में, बढ़ता है और गिरता है। ठीक है, ये तो था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, राइट? और इसका कंप्लीट ऑपोजिट क्या होता है आपका कॉस्ट वाला केस में? अगर आपका एपी कर्व कुछ इस तरीके से है, तो आपका एसी कर्व कैसा होगा? कुछ इस तरीके से। तो यार एसी कर्व, सॉरी योर एबीसी कर्व इज व्हाट? अ यू शेप्ड कर्व। योर एबीसी कर्व इज अ यू शेप। लॉजिक क्या है सर? सर क्योंकि प्रोडक्शन जब अच्छा होगा, प्रोडक्शन जब अच्छा होगा, कॉस्ट क्या होगा? कम होगा। जब प्रोडक्शन एकदम ऑप्टिमल पोजीशन, याद है ना आप लोग, ऑप्टिमल पोजीशन में मतलब कि ठीक है हाईएस्ट पॉइंट में है, तो इसमें क्या होगा? लोएस्ट पॉइंट में। और जैसे जैसे प्रोडक्शन खराब होगा वैसे वैसे कॉस्ट क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। 3 स्टेजेस वहां पे था और 3 यहाँ पे आ गया। प्रोडक्शन बढ़िया तो कॉस्ट कम होते रहेगा, वहां पे भी अटक गया तो यहाँ पे कॉस्ट बिल्कुल अटक गया, इससे कम होना पॉसिबल नहीं है। और वहां पे प्रोडक्शन खराब हुआ तो यहाँ पे बढ़ने लग गया। तो ये कुछ इस तरीके से है और ये कैसे है? इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आपको एपी कर्व याद है कल वाला क्लास से, कुछ एपी कर्व इस तरीके से था, एसी कर्व भी क्या होगा? इस तरीके से। तो आप एपी के थ्रू एसी कर्व याद भी कर लिया और लॉजिक भी समझ लिया कि इसका रीजन क्या है, यू शेप कर्व पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। तो मैक्सिमम आंसर में क्या लिखना है आपको? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। समझ में? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल्स, रीचेस इट्स लोएस्ट पॉइंट एंड स्टार्ट्स इंक्रीजिंग फॉर्मिंग अ व्हाट? यू शेप्ड कर्व। ठीक है, और याद करो टीसी कर्व और टीवीसी कर्व भी अपन पढ़ा था। टीवीसी कर्व का शेप क्या था मुझे बताइए आप लोग? इनवर्सली एस शेप्ड कर्व। इनवर्सली व्हाट? एस शेप्ड कर्व। और टीसी कर्व का भी शेप कैसा था? इनवर्सली एस शेप, थोड़ा सा ऊपर से था बट इनवर्सली एस से था। एसीबी एबीसी कर्व का शेप क्या है यहाँ पे? यू शेप्ड कर्व। तो एटीसी, एटीसी मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट, बात बिल्कुल सेम। शॉर्टकट दरकार है, ठीक है, एग्जाम में पूछता है एटीसी एबीसी सब डालता है। ठीक है ना? तो अब मुझे बताइए एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व का क्या शेप क्या होगा? यू शेप ही होगा, थोड़ा सा ऊपर में। समझ में आ गया? तो बोथ द एबीसी कर्व एंड द एटीसी कर्व आर व्हाट? क्यू शेप्ड कर्व्स। क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? पक्की बात 100%। बना ले एक बार के लिए यहाँ पे, अलग अलग बनाया हुआ देख लेते हैं एक बार। ध्यान रखना है एक बार के लिए, प्लीज ध्यान दीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आप लोगों को। मैंने दोनों कर्व साथ में बनाया, देखो एक बार के लिए, देख रहे हैं क्या आप लोग? एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने नीचे क्या बना हुआ है देखो तो एक बार के लिए, एबीसी कर्व, ऊपर क्या बना हुआ है? एटीसी कर्व। दोनों कर्व का शेप समझ में आ रहा है आपको? दोनों का दोनों शेप क्या है आपका? यू शेप्ड है। और नेचुरल सा बात है क्योंकि एटीसी के पास में एएफसी भी है। ठीक है, एटीसी के पास में क्या है? एएफसी भी है। तो एटीसी कर्व नेचुरली कहां पे है? थोड़ा सा ऊपर में। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। सर अगर मतलब क्या आप बोल सकते हो कि एटीसी कर्व जो है वो एएफसी कर्व से भी इंपैक्ट होता है, तो क्यों ना हम लोग एक बार के लिए एएफसी बना लें यहाँ पे। ठीक है, मैंने किसको लेकर आया? एएफसी। ठीक है, एएफसी में बोला था हमेशा कि एएफसी कजिन ब्रदर की तरह है, डायरेक्ट एसेट कोई रिलेशन नहीं है बट फैमिली को अफेक्ट करता है। ठीक है, एएफसी कर्व हमें आता है क्या बनाने के लिए? इट इज व्हाट? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, फॉल्स with the level of output, comes very close to the x axis but never intersects। ठीक है, आप मुझे बताइए दोनों एबीसी और एटीसी कर्व आपको ऑलमोस्ट सेम दिख रहा होगा। दोनों के दोनों शेप्स क्या है? यू शेप्ड कर्व है, पर दोनों में हल्का कुछ डिफरेंस दिख रहा है। देखो तो शुरू शुरू में कुछ लग रहा है क्या अलग? देखो तो एक बार के लिए, शुरू शुरू में देखो तो गैप, देखो तो एक बार के लिए गैप। ये छोड़ दो, इसको मत देखो,
यहाँ जो इंटरसेक्शन हुआ ना, इसको मत छोड़ो, इसको मत सोचो कुछ भी, ठीक है। आप सिर्फ यहाँ फोकस करो, यहाँ गैप क्या है, ज्यादा है, फिर गैप क्या है, ज्यादा है, फिर गैप धीरे धीरे क्या हो रहा है, देखो ये लोग काफी कम हो गया, बट ये लोग आपस में इंटरसेक्ट नहीं किया। एक बार वापस बोल रहा हूँ, बोथ द एटीसी कर्व एंड एबीसी कर्व आर व्हाट, यू शेप्ड कर्व। शुरू शुरू में इनका गैप क्या हो रहा है भाई, ज्यादा हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बट ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। सर क्यों सर, सर एटीसी और एबीसी के बीच में जो गैप है वो क्या है, नहीं एटीसी और एबीसी का गैप गलत बोला, एटीसी और एएफसी के बीच में जो गैप है, एबीसी गैप, वो क्या है आपका, एएफसी है नहीं, बिकॉज बिकॉज जैसे कि टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल गिव मी व्हाट, अगर मैं सबको डिवाइड बाय क्यू कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, एएफसी प्लस एबीसी, क्योंकि अगर टोटल डिवाइड बाय क्वांटिटी क्या होता है, एवरेज, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबको क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया बराबर, तो मुझे क्या मिलेगा, एवरेज कॉस्ट या फिर एवरेज टोटल कॉस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, सही बात है बिल्कुल। यहाँ पे मैंने एएफसी को उधर ट्रांसफर करके क्या आएगा, एसी माइनस एबीसी विल गिव मी व्हाट, सही बात है या नहीं मुझे बताइए। और लॉजिकल भी बताओ ना भाई, टोटल में से वेरिएबल हटा दिया तो क्या बचेगा, फिक्स्ड ही बचेगा ना, टोटल में से वेरिएबल अगर हटा दिया तो क्या बचेगा, फिक्स्ड ही बचेगा। यानी कि देखो ऊपर वाले में क्या था टोटल, नीचे वाले में क्या है वेरिएबल, तो बीच में क्या आएगा भाई, फिक्स्ड ही आएगा। कौन सा फिक्स्ड, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर है बिल्कुल, यहाँ तक है, दिक्कत है मुझे बताइए, बिल्कुल सॉलिड चल रहा है यहाँ तक, दिमाग में पूरा सेट हो रहा है प्रॉपर्ली, ठीक है। आप मुझे बताइए, शुरू शुरू में जब आउटपुट कम था, जब मेरे पास लोग कम थे घर पे, तब आप मुझे बताइए मेरा कॉस्ट ज्यादा लग रहा था या कम लग रहा था, ज्यादा। फिर धीरे धीरे जैसे आउटपुट बढ़ गया, लोग बढ़ गए, हमारे केस में आउटपुट मतलब क्या हो गया, लोग हो गए, लोग जैसे जैसे बढ़ते रहा, वैसे वैसे हमारा कॉस्ट क्या हो गया, एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होते रहा। तो इसलिए शुरू शुरू में देखो गैप जो है, गैप, क्योंकि शुरू शुरू में एएफसी का वैल्यू क्या था, ज्यादा था, क्योंकि आउटपुट क्या था, कम था। देखो यहाँ पे आउटपुट हो रहा है ना, 0, 10, 20, इस तरह से आउटपुट बढ़ता रहेगा आपका। शुरू शुरू में जब आउटपुट कम था, तब कॉस्ट भी ज्यादा था, तो इसलिए गैप क्या था, ज्यादा। फिर धीरे धीरे आपको पता ही है, एएफसी का आपको स्टोरी तो याद ही है, फॉल होता रहता है आउटपुट के चक्कर में, कम्स वेरी क्लोज टू द एक्स एक्सिस बट नेवर इंटरसेक्ट्स। इनके बीच में भी जो गैप है वो भी क्या है, एएफसी है या नहीं है, इनका भी गैप क्या होगा, क्योंकि एएफसी का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम्स वेरी क्लोज टू इच अदर। एएफसी का वैल्यू नेग्लिजिबल हो गया, बट जीरो तो हो सकता नहीं है, क्योंकि एएफसी कभी भी जीरो नहीं होगा, इन दोनों का गैप में भी जो कभी भी है, जो इंटरसेक्ट लोग नहीं करेगा। बात समझ में आया, मैं एक बार वापस समझा देता हूँ, आज के लिए इतने रखेंगे अपन, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट वाला पार्ट अपन कल करके, सम्स वाला करके फिर आगे बढ़ जाएंगे रेवेन्यू वाला पार्ट में, ठीक है। बहुत छोटा सा पार्ट बचेगा अपना, क्योंकि आप लोगों को इतना सारा डेटा एक साथ कंज्यूम करोगे, डिफिकल्ट होगा। एंड दिस चैप्टर इज कंसिडर्ड एज अ डिफिकल्ट चैप्टर, आई डोंट नो अभी आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है नहीं लग रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल है, बस इसको खाली ओवर एस्टिमेट कर दिया कि टफ है, मेरे को तो ऐसा लगता है, ठीक है। आप लोगों के लिए सॉलिड है बिल्कुल, यहाँ तक मुझे बताइए एक बार के लिए लास्ट टॉपिक। फिर मार्जिनल कॉस्ट आप लोगों के लिए तो क्लियर ही है कि मार्जिनल प्रोडक्शन जो है, इट कट्स द एवरेज प्रोडक्शन एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। मार्जिनल प्रोडक्शन हाईएस्ट पॉइंट, तो मार्जिनल कॉस्ट कहाँ कट करेगा, उसका लोएस्ट पॉइंट में। देखो यहाँ पे, ये देखो मार्जिनल कॉस्ट दिख रहा है आपको, इट इज ऑल्सो यू शेप कर्व, इसको अपन प्यार से नाइकी शेप कर्व भी बोलते हैं, कट्स एट द लोएस्ट पॉइंट। जिसका इसका प्रोडक्शन छूटा हुआ है, आप प्रोडक्शन वाला पार्ट भी डन कर लीजिएगा, तब आप लोगों को और सॉलिड हो जाएगा ये वाला पार्ट को। एक बार खाली यहाँ देखो बस लास्ट पार्ट, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। एक बार खाली एटीसी एबीसी में फोकस करो, एक बार खाली क्या लिखा हुआ है, सर शुरू शुरू में जो एटीसी और एबीसी का गैप है वो क्या है रे, ज्यादा है। सर ज्यादा क्यों है, बिकॉज एएफसी का वैल्यू जब आउटपुट कम रहता है तो क्या रहता है, ज्यादा रहता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, उनका गैप कम होते रहता है, ठीक है। पर दोनों का दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज एएफसी का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं। डिफिकल्ट लग रहा है, इजी, पक्का बात। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फरेंस है, ठीक है। इस चार्ट को आप लोग को बनाने का है, ठीक है। आप लोग 2 मिनट लीजिए फटाफट, इस चार्ट को बना लीजिए, ठीक है। क्या चीज, नहीं नहीं, ऐसे कोई कटिंग वाला पॉइंट नहीं, आप चाहे तो ऐसे भी निकाल दो यहाँ से, ठीक है। इसको है ना ऐसे यहाँ से भी लिखा सकता है, ऐसे करके भी कर सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, बिना कट करे भी लिखा सकता है। वैसे कट करने का कोई रेफरेंस नहीं है, एएफसी जो कट किया है ना, उसे ऐसे कोई रेफरेंस नहीं, थोड़ा साइड से भी कर दो, कोई बड़ा बात नहीं है उसमें, ठीक है। एएफसी जो कट किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है, चलेगा ना। एक बार पहले बना लो, अगर नहीं बना पाया, सबसे पहले आप लोग एएफसी का बना लो, उसके बाद एबीसी का बनाओ, फिर एटीसी का बनाओ, तो इजी होगा आप लोग के लिए। मैं बनाऊं आपके सामने एक बार के लिए, हाँ हो गया, बना लिया। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो एग्जाम में पूछता है। दूसरा जो मार्जिनल कॉस्ट का बताया वो पूछता है, बेसिक फिगर्स वाला क्वेश्चन, और अगर संदीप गर्ग आपके पास में है तो हॉट सॉल्व कर लो उसका, खत्म। थोड़ा टफ क्वेश्चन अगर आया तो कर लो, हो जाएगा काम। डिमांड से 6 मार्क का, 6 मार्क प्रोडक्शन से नहीं आ रहा है, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस आना चाहिए था तुम लोग का एग्जाम में।
6 मार्क का सवाल ही नहीं पूछ रहा है, इससे 6 मार्क का बनता है रिलेशनशिप वाला पार्ट, वो नहीं दे रहा है लोग। डिमांड चैप्टर में 6 मार्क, सम्स दे रहा है एक 3 मार्क का। या तो ये पूछेगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल फैक्टर, ये तो बोला 6 मार्क आ रहा है। सप्लाई तो खैर सिमिलर ही है, बहुत इजी चैप्टर है, एक दिन में हो जाता है। रेवेन्यू तो मार्केट के साथ में बोला होगा ना, मार्केट्स नहीं आ रहा है, तो रेवेन्यू से 6 मार्क क्या पूछेगा वो लोग, मार्केट्स में 6 मार्क है, क्या पूछता है। एक बार कंफर्म कर लेना पहले मैम से, हमको तो मार्केट्स डाल दिया होगा लोग, परफेक्ट कंपटीशन सिलेबस में है, उसमें मार्केट्स नहीं है। अच्छा चैप्टर तो कराता नहीं, एक दिन वो स्टैट्स का सेटिंग कर लेंगे अपन आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हमको बताओ ना